तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। वी ऑल नो लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। नाउ अगर इसका कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये कांस्टेंट रहता है या फिर ये कंजर्व होता है। जैसे हमने कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ा था, तो ये सिस्टम के इवॉल्व होने पर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कंजर्वेशन। नाउ लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ रेफरेंस फ्रेम। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे तो मैथमेटिकली हमको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ अगर एक्सटर्नल फोर्स उसके सिस्टम के ऊपर या बॉडी के ऊपर हमारा ज़ीरो है, एफ इज ज़ीरो, इधर देखिए अगर एफ ज़ीरो है तो क्या होगा, डी पी बाई डी टी भी ज़ीरो हो जाएगा। और डी पी बाई डी टी अगर ज़ीरो है तो हमको पता है कि चेंज नहीं हो रहा इसका टाइम के साथ में, मतलब पी इज़ कॉन्स्टेंट, सो द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नाउ अगर ये तो बात हुई एक पार्टिकल के बारे में, अगर हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडेड है, इफ़ एम वन एम टू डॉट टू एम एन पार्टिकल्स हैं तो उन सब की कुछ ना कुछ स्पीड हम कंसिडर करेंगे वी वन वी टू अप टू वी एन। सिमिलरली तो उनका मोमेंटम कैसे निकल जाएगा, P इज इक्वल्स टू, पहले तो सिंगल का मोमेंटम P1 P2 अप टू Pn। P1 इज M1 V1, P2 इज M2 V2, Pn इज Mn Vn। अगर टोटल मोमेंटम हम देखें तो कैसे निकलेगा, P इज इक्वल्स टू, अब इन सब का वेक्टर सम हम करते हैं, ये होता है वेक्टर सम। टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर दोनों साइड हमने टी से डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, डी पी बाई डी टी इज डी पी वन बाई डी टी, डी पी टू बाई डी टी प्लस अप टू डी पी एन बाई डी टी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ। नाउ दिस एफ इज इक्वल्स टू डी पी वन बाई डी टी क्या हो जाएगा, एफ वन, डी पी टू बाई डी टी हो जाएगा एफ टू अप टू एफ एन। नाउ हमको पता है कि इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो इंटरनल फोर्सेस किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ये होते हैं नल। नल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो हमेशा जो सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लगेंगे वो एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे, और ये जो हमारे पास एफ आया ये भी क्या होगा, ये होगा एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एफ वन एफ टू अप टू एफ एन रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्सेस विद एफ एज रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हमको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ पी इज इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू अप टू पी एन इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से क्या पता चलता है कि अगर एफ ज़ीरो है तो पी इज इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी एन इज कॉन्स्टेंट। लॉ ये कहता है व्हेन वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर सबका वेक्टर सम हमने यहाँ वेक्टर सम किया ना, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स इक्वल्स टू जीरो, टोटली मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। सिंगल पार्टिकल के लिए भी यही था, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी एक पार्टिकल के ऊपर, वो अगर ज़ीरो है तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रहे हैं पार्टिकल्स के ऊपर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, वो अगर ज़ीरो है तो टोटल लीनियर मोमेंटम उस पूरे सिस्टम का क्या होता है, कंजर्व होता है। चलिए ये बात हुई, अगली बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास की। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट होता है, अब सेंटर ऑफ मास कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझना ट्रिकी होता है। सेंटर ऑफ मास मीन्स एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे सारा मास इकट्ठा हो, ठीक है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर सारा मास कंसंट्रेटेड है। देखिए जैसे मेरे पास में ये बॉक्स है, तो अब इस बॉक्स का सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो देखिए ये बॉक्स को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं कुछ इस तरीके से बैलेंस कर सकता हूँ। ये देखिए
अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। हमने अज्यूम किया यहाँ पर है। अब क्यों है ऐसा हो रहा है कि मैं इस सिस्टम को पकड़ रखा है पूरी तरीके से, नीचे से मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो ग्रेविटी का फोर्स ओवरकम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे भी अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो भी सिस्टम बैलेंस है, ठीक है। अभी हवा चल रही है इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा, बल्कि लेकिन ये है यहीं पर ही, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का वो पॉइंट होता है कि अगर मान लिया जाए कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस F1 F2 F3 डॉट 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 Fn उस पूरे सिस्टम पे लग रहे हैं या फिर उस सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है, एज इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम अप्लाइड ऑन इट डायरेक्टली। का मतलब समझ आया आपको कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे लगते हैं कि अप्लाई किस पे हो रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के ऊपर, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। नाउ आर हम मान लेते हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं M1 और M2। अगर हम मान लेते हैं कि M1 M2 ये सेंटर पॉइंट R1 R2 इसके पोजीशन, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा इस पॉइंट का? वो हो जाएगा R इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ इसको इस तरफ भेजा जाए तो हम ये कर सकते हैं कि R M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू MR1 प्लस MR2, ये हमने किया है, ठीक है। ये देखिए आप M1 प्लस M2 R M1 R1 प्लस M2 R2। नाउ M1 प्लस M2 क्या है? उस दोनों पार्टिकल्स का या दो पार्टिकल सिस्टम का टोटल मास। तो अगर हम M मानते हैं तो M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा? टोटल मास। तो एम आर इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 को हमने मान लिया MR इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है। ये तो होगी दो पार्टिकल्स की बात। अगर n पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, तो इफ सिस्टम हैज n पार्टिकल्स ऑफ masses M1 M2 अप टू Mn एंड पोजीशन वेक्टर R1 R2 अप टू Rn, R हो जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, R हो जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर वाला है, ये जो है इसको बोलेंगे R वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास। बाकी सारे पॉइंट्स है M1 M2 M3 M4 या अप टू Mn, ये और इनके पोजीशन वेक्टर कैसे ले सकते हैं हम? R1 R2, ये तो कैपिटल R है ही, R3 Rn, ठीक है। ये है, आप जूम करके देखिए इसको, ये क्या है डायग्राम, ठीक है। नाउ टोटल मास हमने देखा M1 प्लस M2 प्लस M डॉट 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 अप टू Mn, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Mi, इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट क्वांटिटी है तो हम समेशन लगाते हैं। नाउ वी हैव R इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट 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 Mn Rn। सिमिलरली टू पार्टिकल सिस्टम की जैसे ये M1 प्लस M2 अप टू Mn, ये हो जाएगा हमारा R पोजीशन वेक्टर। नाउ R को हम कैसे लिख सकते हैं? ये एक ऊपर समेशन की सीरीज बन रही है, Mi Ri अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल मास Mi, ठीक है। और टोटल मास इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगा कैपिटल M। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द बॉडी। अब हमने ले लिया कि कोई ऐसी बॉडी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है? कंटिन्यूस है, जैसे कोई स्फीयर है या फिर कोई क्यूबॉइड है, तो हम समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ में, क्योंकि ये कब यूज़ होता है? जब पार्टिकल्स अलग अलग हो, और इंटीग्रेशन कब यूज होता है? जब हमारे पास कंटिन्यूस हो। इफ रो इज डेंसिटी ऑफ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर मास ऑफ एलिमेंट dm विद वॉल्यूम dv, dm इज इक्वल टू रो dv। क्यों? हमको पता है कि
रो होता है जो डेंसिटी, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर रो हमको देखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन डी लिख सकते हैं, ठीक है। और m भी हो जाएगा स्मॉल, तो डी एम अपॉन डी। तो डी एम क्या निकाल सकते हैं हम, रो डी, ये हो जाएगा रो डी। नाउ अब अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें इसको, डी एम की जगह हम क्या करते हैं, रो डी कर दें, तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे ले सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू समेशन, तो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ में, एम आई आर आई एज इट इज है, तो m बन जाएगा, m का अगर एम आई है, समेशन की वैल्यू i टू n, तो एम आई अगर वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो एम आई हो जाएगा डी एम और r हो जाएगा, देखिए r डॉट डी एम हो जाएगा और नीचे आ जाएगा m। अब इस m को हम कैसे ले सकते हैं, आर डी एम अपॉन, इसको नीचे वाले m को भी हमने लिख दिया इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन डी एम। अगर ऊपर नीचे हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, डी एम की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है, सब्स्टिट्यूट कर दी, डी एम की वैल्यू रो डी वी, तो ये बन जाएगा आर रो डी वी और नीचे हो जाएगा रो डी वी। ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है सेंटर ऑफ मास के पोजिशन वेक्टर को बताने के लिए। अब आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास किस तरीके से मूव करता है उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा क्यों जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो रेफरेंस फ्रेम होती है, हम जब आगे देखेंगे वो क्या होती है, वो जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम होती है, इसलिए जो हम मोशन पढ़ते हैं सिस्टम का वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर मास। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो थी आर वाली, आर की इक्वेशन थी ये, आर इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई अपॉन एम, आई से लेके एन तक, ठीक है। अगर दोनों साइड इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डी आर बाई डी टी, वन अपॉन एम, टोटल मास तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी और समेशन एम आई आर आई, ठीक है। समेशन बाहर ले लिया हमने, अंदर डिफ्रेंशिएशन चला गया, डी बाई डी टी अंदर चला गया, क्या आ जाएगा आर आई बाई डी टी। नाउ एम आई इज इक्वल टू डी आर आई बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है, अगर पोजिशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास को टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वो हमको बन जाएगा वी सी। वी सी क्या है, वी सी है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डी आर बाई डी टी हमेशा वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली यहाँ पे जो डी आर आई बाई डी टी है, डी आर आई बाई डी टी भी बन जाएगा हमारे पास में, डी आर आई बाई डी टी बन जाएगा वी वन वेलोसिटी ऑफ आईएथ पार्टिकल, सॉरी वी आई, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो डी आर आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी आई, डी कैपिटल आर बाई डी टी हो जाएगा कैपिटल वी सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में हम अगर इसको पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में बन जाएगा, ये बन जाएगा वी सी इक्वल्स टू वन अपॉन एम समेशन एम आई वी आई, ठीक है, एम आई वी आई। यहाँ से हम m को अगर इधर भेजें तो बन जाएगा एम वी सी इज इक्वल्स टू एम आई वी आई। नाउ एम आई वी आई क्या हो जाएगा, अगर ith पार्टिकल की बात की है तो ith पार्टिकल का मोमेंटम, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, और इधर हो जाएगा वी सी। तो ये हमारे पास में मिल जाएगा समेशन पी आई, अगर समेशन एम आई वी आई है तो समेशन पी आई लिख देंगे हम। समेशन पी आई मतलब हमने पीछे देखा था टोटल मोमेंटम होता है, तो स्मॉल पी अपॉन कैपिटल एम, तो P इज इक्वल्स टू एम वी सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एक तरीका हुआ मोशन ऑफ सेंटर मास बताने का, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाली। अब देखिए इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स P, अगर P क्या है कांस्टेंट, तो एम वी सी इज ऑल्सो कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो एल एच एस और आर एच एस भी कांस्टेंट है, एम वी सी कांस्टेंट है, मतलब मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ये, तो वी सी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम की ये फाउंडेशन बताता है। अभी इसको हम आगे देखेंगे। अब आ जाएगा अगला स्टेप, वेलोसिटी निकाली, अब निकालेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए वी सी का फॉर्मूला था वन अपॉन एम समेशन आई टू एन एम आई वी आई। अब देखिए एक्सेलरेशन में करना है तो एक और बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर एक और बार डिफरेंशिएशन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, अगर m इधर भेजा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m, और डिफरेंशिएशन अगर कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी वी सी बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई एम आई डी वी आई बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं आई टू एन, ठीक है, ये हम कर सकते हैं।
तो ये भी कर सकते हैं। इसके आगे क्या होगा, dvc/dt हमारे पास में मिल जाएगा mac, ठीक है। अगर vc से किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे हमारे पास में मिल जाएगा dvi/dt, ये ai हो जाएगा। अगर ith पार्टिकल की वेलोसिटी है तो ith पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो समेशन mi ai, ith पार्टिकल i to n, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। नाउ इसको हम आगे अगर देखते हैं तो ये बन जाएगा mi ai को हमने अगर एक्सपेंड कर दिया 1 to n से लेके, तो m1a1 प्लस m2a2 प्लस अप टू mn तक जाएगा। और यहाँ से अगर m को नीचे लाए जाए हम, तो क्या बन जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 अप टू mn अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन m mi ai समेशन i टू n, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का निकलता है। अब यहाँ से देखने की चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की है कि सिक्स को हम इस तरीके से ले सकते हैं MAC। अब M1A1 है, ये हमको क्या बताता है, M1A1 क्या होता है, M1A1 हम लिख सकते हैं F1। तो इसी तरीके से हम इस M1M इंटू ए फॉर्म को फोर्स के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए MAC इज F1 प्लस F2 अप टू FN। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिलता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ total mass and vector acceleration of center of mass is equal to vector sum of all the external forces acting on individual particles. Okay, product of total mass and vector acceleration of center of mass is equal to vector sum of all the external forces acting on individual particles. ये सबका वेक्टर सम हो गया। अब हम देखेंगे अगली चीज हमारी टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास देखना है हमको। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास रेफर करते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ मास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यहाँ पे हमने ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की मान ले देते हैं C, और इसको हम लिखेंगे कैपिटल R से। और ये है हमारी ith पार्टिकल की पोजीशन, ith पार्टिकल, यहाँ पे इसको मान लेंगे हम कैपिटल P। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेंगे RCI, मतलब I से C से ith पार्टिकल की डिस्टेंस RCI। और ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का हमने देखा था कैपिटल R, ओरिजिन से ith पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे RI, ठीक है। और वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमको क्या मिलता है, R प्लस RCI इज इक्वल्स टू RI, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास R की इक्वेशन थी, समेशन MI/RI अपॉन कैपिटल M। वन पार्टिकल ऑफ मास MI एंड पोजीशन RI, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज RCI, ये हमने देखा। नाउ MR इज इक्वल्स टू समेशन MI/RI, ठीक है। हमने ये देखी इक्वेशन समेशन MI/RI। सब्स्टिट्यूट RI फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करी तो क्या मिलता है, कैपिटल R प्लस RCI। अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो MIR प्लस समेशन MI/RCI, यहाँ पे क्या बन जाएगा MIR। देखिए मैं करके बताता हूँ, इधर ये हमारे पास में इक्वेशन थी, ये M इधर गया तो MR तो चलता आ रहा है हमारे पास में, समेशन MI कैपिटल R प्लस समेशन MI स्मॉल RI, ठीक है, सॉरी RCI। समेशन MI क्या होता है, R तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। समेशन MI क्या होता है, समेशन MI होता है टोटल मास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MR बन जाएगा यहाँ पे वापस, इधर MR है और इधर है समेशन MI RCI। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0। नाउ इसकी वैल्यू आ गई का 0 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये समेशन है तो मतलब प्रोडक्ट्स है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब क्या होता है, अगर मास और पोजीशन वेक्टर्स का सम करेंगे किसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके आसपास जितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका मास और इस सेंटर ऑफ मास से हर एक की दूरी, ठीक है, अगर इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के। ये जो पोजीशन वेक्टर है ये ओरिजिन से नहीं है,
ये इस ओरिजिन से नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी है। ये m1 m2 m3 अप टू mn, तो इनके बीच का जो mn m1 इंटू जो सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर है, इसका जो सम है ये होता है 0। नाउ अब आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हम देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बनता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी टी समेशन बाहर आ जाएगा एम आई आर सी आई इज इक्वल्स टू 0। अब आर सी आई क्या बन जाता है हमारे पास में वी सी आई समेशन एम आई, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, वी सी आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये वी सी आई क्या हो जाएगा, वी सी आई हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज नॉट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो हम इस तरीके से लिखते थे एम आई वी आई, ये था टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये पढ़ रहे हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये होता है, ये भी क्या होता है 0, इसीलिए हम कहते हैं जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम, इसलिए हम कहते हैं जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम, यही होती है हमारी सेंटर ऑफ मास फ्रेम।